हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। मैं आज आपको बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर का कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित न्यू मॉडल पेपर 2023 का दे रहा हूं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मित्रों, आप पूरी तरह से इस मॉडल्स को देखेंगे तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने पूरी तरह से देने का प्रयास किया हूं, जो कि सभी यूनिवर्सिटियों में पूछे जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करें मित्रों, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे। तो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कुछ यूनिवर्सिटियों में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन तमाम सारी यूनिवर्सिटी में या जब तक आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को नहीं समझेंगे, तब तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाते हैं। तो मैं यही उचित समझ रहा हूं कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने का प्रयास करूं, जिससे कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हल कर पाएँ हर तरीके से। तो देखेंगे ऊपर से न्यू मॉडल पेपर ये 2023 का के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, जिसमें कि आपको 2023 के एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ये जो आपका प्रश्न पत्र होगा, इस प्रश्न पत्र का जो टाइटल होगी प्रश्न पत्र की, उसका नाम होगा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। इस नाम से आपका प्रश्न पत्र होगा बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए मित्रों, जिसमें कि मैं आज आपको लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लघुत्तरीय प्रश्न को समझेंगे। ये लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। टोटल मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, अंक होते हैं इस प्रश्न पत्र के मित्रों, 75 अंक के होते हैं, यानी कि 75 अंक का आपका प्रश्न पत्र होगा। और प्रत्येक प्रश्न अलग अलग खंड में डिवाइड होगा। तो हम आज आपको लघुत्तरीय प्रश्न के विषय में बताऊंगा। ये लघुत्तरीय प्रश्न जो आपका होगा, ये सेक्शन ए के अंतर्गत होगा। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, कार्यालय हिंदी किस रूप में विशेष प्रगति कर रही है, ये क्वेश्चन आपके लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये क्वेश्चन आपको जानना है कि कार्यालय हिंदी किस रूप में विशेष प्रगति कर रही है। अर्थात कार्यालय हिंदी का मतलब होता है मित्रों, कार्यालय में या ऑफिसों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी भाषा का प्रयोग हम जो करते हैं, उसकी प्रगति के विषय में आपको लिखना है, कितनी अधिक प्रगति हो पाई है। तो देखेंगे मित्रों, वैसे तो कार्यालय हिंदी अपने आप में एक व्यापक अर्थ की अभिव्यक्त रखता है, क्योंकि साहित्यिक क्षेत्र हो अथवा व्यावसायिक या पत्रकारिता का क्षेत्र हो या विज्ञान और तकनीकी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से संबद्ध कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, एक तरह से कार्यालय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, ये हमें जानना है। इसलिए कार्यालय हिंदी अपने आप में व्यापक अर्थ की अभिव्यंजना रखती है। यह पूरी तरह से आपको समझना है कि कार्यालय हिंदी का प्रयोग होने से हर क्षेत्र में से संबंधित चीज़ें हमको मिलती हैं, हर क्षेत्र में वो चीज़ें पहुंचती हैं। तो पूरी तरह से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हम इस क्वेश्चंस को पूरी तरह से पढ़ करके जाएंगे, जिससे हमें किसी प्रकार से कन्फ्यूजन ना हो पावे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इससे संबंधित पूछे जाएंगे, उसे भी आप कर सकते हैं यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लिए हैं। अर्थात आगे देखेंगे मित्रों, हिंदी के इन विभिन्न रूपों और अनेक अन्य रूपों में भाषा का जो स्वरूप होता है, वो कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। तो भाषा के स्वरूप के विषय में जब आपसे प्रश्न किया जाएगा मित्रों, तो ये उससे अलग हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे, ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका होता है, दूसरा क्वेश्चन है प्रयोजनवाद के आधार पर हिंदी के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। यानी कि हिंदी के विविध रूपों पर आपको बताना है, इसका प्रकाश डालना है मित्रों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रयोजनवाद क्या होता है। प्रयोजनवाद के आधार पर हिंदी के विविध रूपों पर प्रकाश डालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो हम देखेंगे मित्रों, ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, प्रश्न दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, प्रयोजनवाद के आधार पर हिंदी के विविध रूपों पर प्रकाश डालना है। आपको हर रूप आपको बताना है मित्रों। तो इसमें जो इसके प्रमुख रूप हैं, मैं उसको बता दे रहा हूँ कि प्रयोजनवाद के आधार पर हिंदी के विविध जो रूप बताए गए हैं, इसमें जो है जैसे साहित्यिक हिंदी, यानी साहित्यिक हिंदी के रूप में हम इसको जानते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है कार्यालयी हिंदी, और तीसरा पॉइंट आपका है व्यावसायिक हिंदी, और चौथा पॉइंट आपका है विधिपरक हिंदी, और पाँचवें में आप लिखेंगे जनसंचार के माध्यमों का
की हिंदी, जनसंचार के माध्यम से संबंधित हिंदी। और छठा पॉइंट आपका है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। और 7वें पॉइंट में आप लिखना है मित्रों सामाजिक हिंदी। तो ये 7 पॉइंट दिए जा रहे हैं। 7 पॉइंट के अंदर आपको प्रयोजनवाद के विषय में बताना है कि इसकी योजना क्या थी, प्रयोजना क्या थी। इसके आधार पर हिंदी के रूप को हम विविध रूपों को समझ सकते हैं। अब साहित्यिक हिंदी के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हम साहित्य में करते हैं, पढ़ने पढ़ाने के लिए करते हैं मित्रों, पुस्तकीय ज्ञान के लिए करते हैं, उसमें साहित्यिक हिंदी का प्रयोग होता है। कार्यालय हिंदी में केवल कार्यालय से संबंधित चीज़ें हमको मिलती हैं जो कि हिंदी में हम करते हैं। व्यावसायिक हिंदी जो होती है वो व्यवसाय से संबंधित, उसमें शब्द हिंदी के प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार विधिपरक हिंदी, जो विधिपरक हिंदी होती है जिसमें कि जो है अदालतों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं हिंदी की, उनका हम अध्ययन करते हैं। जनसंचार के माध्यमों की हिंदी, जनसंचार माध्यम जैसे पत्र पत्रकारिताओं के रूप में यानी समाचार पत्रों में जो चीज़ें छापी जाती हैं हिंदी में, उसको हम समझते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, ये अगला पॉइंट आपका है जिसको वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के रूप में हम समझते हैं मित्रों। सामाजिक हिंदी, समाज में रहते हैं, उठते बैठते हैं, बोलते हैं, सारी चीज़ें हमारे व्यवहार में आती हैं। तो ये जो है जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो एक सामाजिक हिंदी के रूप में होती है। तो ये 7 भागों में इसको बांट सकते हैं, 7 पॉइंट के अंतर्गत इसको हम पढ़ सकते हैं मित्रों। ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रयोजन की बात के आधार पर हिंदी के विविध जो रूप होते हैं वो हमें इस प्रकार से जानना होगा। इसके पश्चात ये तीसरा क्वेश्चन आपका है मित्रों। तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पारिभाषिक शब्दावली, यानी पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है आपको। यानी पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पारिभाषिक शब्दावली के विषय में आपको बताना है। तो देखेंगे मित्रों पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रमुख स्रोत का वर्णन करना है आपको। तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के लिए जो प्रमुख स्रोत बताए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। इसमें जो है आपको जिन जिन स्रोतों को पढ़ना है, जिन जिन के विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उनको मैं संक्षेप में बताते चल रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों जो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण होता है उसके कुछ सिद्धांत बताए गए हैं और स्रोत बताए गए हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत के विषय में आप जान लें कि अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपनाना चाहिए। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय शब्द होते हैं उनको हम यथासंभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में ही अपना लेना उचित होता है हमारे लिए, तथा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यंतरण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के अंतर्गत ये बिंदु निम्नलिखित हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर मित्रों जैसे तत्वों और यौगिकों के नाम जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि को हम कहते हैं। ये लिखा तो इंग्लिश में जाता है और हिंदी में भी हम इसी प्रकार से इसको लिख देते हैं। तौल और माप की इकाइयाँ और भौतिक परिमाण की इकाइयाँ जैसे डायन, कैलोरी, एम्पियर आदि जो है इस तरह से हम करते हैं इसको। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों का नाम पर बनाए गए हैं जैसे कि मैक्सिम्स, कार्ल मार्क्स और लुइस ब्राइल, बॉयकॉट, ये जो है तमाम सारे वर्ड हैं जो कि इंग्लिश के रूप में बनाए गए हैं मित्रों, इंग्लिश के शब्दों से बनाए गए हैं जिसे हमें पूरी तरह से समझना है। इसके बाद जो है कार्ल मार्क्स, ब्रेल, लुइस, वाइकाट वगैरह जो नाम हैं ये सारे, गिलोटिन, गेरीमेंडर, ये सारे इंग्लिश शब्द हैं, इसको हम हिंदी में इसी प्रकार से लिखेंगे। फिर इसी प्रकार देखेंगे स्थिरांक जो होता है, ऐसे अन्य शब्द जिनका आमतौर पर प्रायः सारी भाषाओं में व्यवहार हो रहा है जैसे कि रेडियो है, पेट्रोल है, रडार है, इलेक्ट्रॉन है, ये सारे शब्द जो है जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन आदि का प्रयोग करते हैं। गणित और विज्ञान की अन्य शाखाओं के संख्यांक जो होते हैं प्रतीक चिन्ह के रूप में सूत्र जैसे है साइन, कॉस, टैन, लॉग आदि का प्रयोग करते हैं मित्रों। इसी प्रकार प्रतीक रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे। जो रोमन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो है ही रखा जाता है, परंतु उसके संक्षिप्त रूप विशेष करके साधारण तौल व माप संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम नागरी और मानक रूप में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद सेंटीमीटर का
जो लिखा जाता है सेंटीमीटर, हिंदी में भी रोमन में भी प्रयुक्त होता है, परंतु इसका नागरिक संक्षिप्त रूप में सेंटीमीटर के रूप में लिखा जाता है। किताबों में जैसा हो सकता है उस तरह से लिखा जाता है मित्रों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मानक पुस्तकों में केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात CM ही प्रयुक्त करना होता है। तो इस तरह से तमाम सारे चीज़ें हैं जिसको हम प्रमुख स्रोत के रूप में जान सकते हैं, जो कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो हम उन्हें पूरी तरह से समझ सकते हैं इस तरह से। अब हम अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं मित्रों। अगला जो क्वेश्चन आपका है इसमें है कार्यालयी हिंदी समाचार से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही सरल रूप में आप उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कार्यालयी हिंदी जो पत्राचार होता है, ध्यान देंगे मित्रों 4 नंबर क्वेश्चन, कार्यालयी हिंदी पत्राचार से आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब होता है जो कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली हिंदी है उसमें जब हम पत्राचार करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तो कार्यालयी हिंदी पत्राचार के रूप में होता है। किसी कार्यालय से संबद्ध जब हम कोई संदेश, कोई नोटिस, किसी प्रकार की जानकारी हम लोगों को प्रदान करते हैं तो कार्यालय हिंदी पत्राचार के रूप में होता है, जो कि कार्यालय से निर्गत होता है। इसके पश्चात देखिए मित्रों टिप्पण शब्दार्थ। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, ये टिप्पण लेखन की विशेषता पर प्रकाश डालना है आपको। टिप्पण लेखन क्या होता है, तो टिप्पण लेखन के विषय में थोड़ा जान लें कि टिप्पण या टिप्पणी का जो अर्थ होता है इसको हम समझेंगे कि पत्र अथवा पत्र संदर्भ के बारे में आवश्यक जानकारी तथा टिप्पणी कार का कार्यालय के विविध विधि विधान के अंतर्गत उस पर अपना सुझाव देना। इन्हीं सुझावों के आधार पर आलेखनकार पत्रोत्तर का प्रारूप तैयार करता है, अर्थात सरकारी कार्य प्रणाली जो होती है उसमें विचाराधीन कागज़ पर या मामले के बारे में उनके निपटाने हेतु सुझाव या निर्णय देने की परिणाम स्वरूप जो अभियुक्तियाँ फाइल पर लिखी जाती हैं उन्हें टिप्पण या टिप्पणी कहते हैं मित्रों। अब इसकी हम परिभाषा भी थोड़ा समझ लें कि टिप्पण को परिभाषित किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार उन्होंने बताया है कि प्राप्त पत्रादि डाक के बारे में उसके अंतिम निपटारे तक जो लिखित या मौखिक कार्यवाही होती है वो टिप्पण या टिप्पण कार्य कहलाती है। तो ये हमें समझना है। इसके पश्चात डॉक्टर ईश्वर दत्त सील के मतानुसार भी आप समझ लें टिप्पणी को अभियुक्ति भी कहते हैं। लेखन की कला, कार्य अथवा प्रक्रिया को टिप्पण कहते हैं। तो ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। अब टिप्पण की जो विशेषता है इसको भी थोड़ा समझ लें कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं टिप्पण की। तो टिप्पण की विशेषता के अंतर्गत मित्रों हमें ये जानना है कि इसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें इसको जो लिखा जाए तो संक्षेप में लिखा जाना चाहिए, संक्षिप्तता इसमें होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भाषा जो हो टिप्पण की वो सुस्पष्ट होनी चाहिए और उसमें वर्णात्मक के बजाय भावों का अभिव्यक्ति देने की तीव्र शक्ति हो, यानी भाव उसमें दिखाई पड़ें, इस तरह से आपकी भाषा होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट आपका है क्रमबद्धता। जो टिप्पण लिखा जाए उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी टिप्पण लिखते समय विषय या तथ्यों को असंबद्ध तरीके से प्रस्तुत ना करके क्रम के साथ विचारों की श्रृंखला को रखना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है। और चौथा पॉइंट आपका होना चाहिए अस्पष्टता। तो इसमें अस्पष्टता भी बहुत ज़रूरी है। जो कार्यालयी टिप्पण प्रायः अस्पष्ट ढंग से लिखे जाने चाहिए। टिप्पण लेखन में शब्दों या वाक्यों का अनुचित और भ्रामक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक होता है मित्रों। अतिशय उलझनपूर्ण, जटिल तथा कठिन विषय अथवा मामले को भी अस्पष्टता के साथ बोधगम्य रीत से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट था। पाँचवें पॉइंट में आप इसकी विशेषता बताएंगे तटस्थता, यानी तटस्थता होनी चाहिए। किसी भी उत्कृष्ट टिप्पण के लिए तटस्थता का होना भी निहायत ज़रूरी होता है मित्रों। टिप्पण लिखते समय पदाधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्तिगत भावों, विचारों, अनुभूतियों तथा अच्छे बुरे पूर्वाग्रहों से नितांत दूर रहकर केवल आवश्यक बातों एवं तथ्यों को ही टिप्पण में प्रक्षेपित करें या लिखें। तो ये हमें समझना चाहिए मित्रों। इसके पश्चात छठा जो पॉइंट आपका है इसकी विशेषता के अंतर्गत, छठा पॉइंट प्रभावान्वित, यानी प्रभावान्वित
ये छठवां पॉइंट आपका है, टिप्पण का संक्षिप्त यौन बोधगम्य होना आवश्यक होता है और साथ ही साथ उसे जहाँ आवश्यक हो अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए। परंतु करते समय ध्यान देंगे मित्रों, परंतु ऐसा करते समय इस बात की ओर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि शब्द विचार अनुच्छेद आदि के प्रभावों को अन्वित अस्त व्यस्त ना होकर ठीक ढंग से सुगठित रूप से होना चाहिए। पूरे टिप्पण का सकल प्रभाव स्पष्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए मित्रों। और जो 7वां पॉइंट आपको लिखना है, 7वां पॉइंट शैली, इसकी शैली कैसी होनी चाहिए तो इसको भी समझें कि टिप्पण लेखन में शैली की अपनी स्वतंत्र सत्ता और महत्ता होती है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति की लेखन की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है, किंतु इसके बावजूद शैली के बारे में कुछ सामान्य और सर्वमान्य बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हिंदी लेखन की शैली अंग्रेजी लेखन शैली से भिन्न होती है, अतः अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में अनुवाद के रूप में टिप्पण नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे नेसेसरी एक्शन में काइंडली बी टेकन एट द अर्लीस्ट, ये लिखा हुआ है सेंटेंस, इसे हिंदी में लिखते समय कृपया तुरंत आवश्यक कार्यवाही करें लिखा जाना चाहिए। इस तरह से हमको प्रयोग करना चाहिए मित्रों कि इंग्लिश में तो लिख दिया गया कि नेसेसरी एक्शन में काइंडली बी टेकन एट द अर्लीस्ट, लेकिन जब हिंदी में इसको हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि कृपया तुरंत आवश्यक कार्यवाही करें। तो ये चीज़ें हमको ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये टिप्पण के बारे में हो गया। ये अब छठा क्वेश्चन आप देखेंगे मित्रों, ये छठा क्वेश्चन जो आपका है प्रतिवेदन लेखन के ढंग को समझाना है, यानी प्रतिवेदन लेखन के ढंग को स्पष्ट करना है आपको। तो देखेंगे मित्रों, प्रतिवेदन लेखन के ढंग को समझाइए, किस तरह से लिखा जाना चाहिए, किस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके ढंग के विषय में आपको जानकारी होनी आवश्यक है। प्रतिवेदन लेखन किस प्रकार से किया जाए, तो प्रतिवेदन लिखते समय कुछ बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत ही संक्षिप्त में होना चाहिए प्रतिवेदन मित्रों। दूसरा पॉइंट है प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए, जो उसका शीर्षक दिया जाए वो स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपको जानना है कि प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ होनी चाहिए। और चौथे पॉइंट में आपको लिखना है शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता हो। और पांचवें पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि घटना प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। और छठे पॉइंट में आपको लिखना है इसमें प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखना चाहिए। और सातवें पॉइंट में आपको लिखना होता है कोई घटना प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। और आठवें पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना होता है व्याख्या सही क्रमानुसार रूप में हो, यानी जो व्याख्या की जाए वो सही क्रम से की जानी चाहिए। 9वें पॉइंट में आपको निर्णयों की जानकारी देना चाहिए, जो भी डिसीजन हो, जो भी निर्णय लिया जाए उसकी जानकारी प्रतिवेदन में होनी चाहिए मित्रों। 10वें पॉइंट में आपको लिखना है प्रतिवेदन लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? प्रथम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष का मतलब जो व्यक्ति लिख रहा हो, लिखने वाला व्यक्ति, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें हमको विशेष ध्यान नस्त रख करके प्रतिवेदन लेखन के ढंग के बारे में लिखना होगा मित्रों। इसके पश्चात जो है, जो आपका 7वां पॉइंट है, तो देखेंगे कंप्यूटर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसको इसके बारे में लिखना है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर क्या है, तो इसका परिचय आपको देना बहुत आवश्यक है कंप्यूटर के बारे में। तो हम देखेंगे कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है, यानी जो डाटा उसमें इनपुट किया जाता है, जो फीड किया जाता है मित्रों, उसको जो है प्रोसेस करता है, उसको आगे बढ़ाता है और एक सार्थक आउटपुट देता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमें जानना आवश्यक है। कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है और आउटपुट देता है। जो यूजर होता है उसके निर्देश का पालन करता है कौन? कंप्यूटर, और उसी तरह से उसको आउटपुट देता है। अब कंप्यूटर में
प्रोफेसर होता है, यह जटिल समस्याओं को आसानी से कुछ ही सेकंड में हल कर देता है। कंप्यूटर इनपुट किए डाटा और आउटपुट को आपने तो देखेंगे मित्रों, ये जो 7वां क्वेश्चन आपका है 7 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रायः यूनिवर्सिटियों में पूछा जाता है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, इसमें आपको कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर ये पढ़ना होता है। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, इसके विषय में आपको पूरी तरह से जानना आवश्यक होता है। तो इसमें आपको हम बता चुके हैं कि कंप्यूटर से संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसमें सारी चीज़ें, कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जानना आवश्यक होता है, जिसमें सारी चीज़ें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, मेमोरी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा आपसे पूछा जाए उस तरह से आप कंप्यूटर के विषय में लिख सकते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको हिंदी के भविष्य के बारे में लिखना है मित्रों, कि हिंदी का फ्यूचर क्या होगा, हिंदी को आगे। तो इसमें हमको बस इतना ही समझना है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी के भविष्य का उल्लेख कीजिए। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी का जो भविष्य है, वो भविष्य ही बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें हम समझेंगे कि भाषाई कंप्यूटिंग कंप्यूटर विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज के कंप्यूटर युग में किसी भी भाषा का विकास कंप्यूटरीकरण के बिना नहीं हो सकता है। किसी भी भाषा के ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रखने एवं पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए उसका कंप्यूटरीकरण अत्यंत आवश्यक है। तो भाषाई कंप्यूटिंग की दुनिया में हिंदी ने बहुत तरक्की की है। 80 के दशक में कंप्यूटिंग की दुनिया में प्रवेश से लेकर आज हिंदी ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज कंप्यूटर और दूसरे ऐसे उपकरणों पर हिंदी में काम करना उतना ही सहज है जितना किसी और भाषा में। तो ये सारी चीज़ें हमको जानकारी में रखनी पड़ेगी मित्रों, जिससे हम कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी के भविष्य के बारे में लिख पाएँ। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें पूछा जा रहा है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और क्यों। यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता। तो देखेंगे मित्रों, इसमें फादर ऑफ कंप्यूटर यानी फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है और क्यों। तो ये हम से क्वेश्चन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से समझ लें कि किस प्रकार से फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी सन 1952 में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता से सन 1952 में ISI में एक एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी, जो भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ये हमको जानना है मित्रों। यह कंप्यूटर 10x10 को मैट्रिक्स को हल कर सकता था। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग अवकलन विश्लेषक यानी कि डिफरेंशियल एनालाइजर के रूप में किया जाता है। लेकिन इन सबके बाद भी भारत में कंप्यूटर युग की वास्तविक रूप से शुरुआत हुई सन 1956 में, जब ISI कोलकाता में भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया। यह कंप्यूटर केवल भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होने के कारण ही खास नहीं था, बल्कि इसलिए भी खास था क्योंकि इसकी स्थापना के साथ ही भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा ऐसा देश बन गया था जिसने कंप्यूटर तकनीकी को अपनाया था। और अर्थात यदि आप जापान को एशिया महाद्वीप का भाग न माने तो HEC-2M भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बन जाता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर नहीं है, लेकिन जो है ये चीज़ें सही मायने में भारत में कंप्यूटर तकनीकी की शुरुआत की गई थी। वास्तव में इसका निर्माण भारत में ना होकर इंग्लैंड में हुआ था, जहाँ से इसे आयात करके ISI में स्थापित किया गया। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। इसका विकास एंड्रयू डोनाल्ड बूथ द्वारा किया गया था, जो उस समय लंदन के वर्कबैक कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसर थे। तो ये हमको जानना है कि जिसका जो विकास था वो एंड्रयू डोनाल्ड बूथ द्वारा किया गया था। तो एंड्रयू डोनाल्ड बूथ जो है इसके फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जा सकते हैं मित्रों। तो ये हमको पूरी तरह से समझ लेना है।
अगला क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन 10 देखेंगे, हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर के विषय में आपको लिखना है कि तो देखेंगे यहाँ पर हार्डवेयर के विषय में, हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा है। ये हम समझेंगे कि हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का भौतिक हिस्सा है, जो आपको दिखाई देता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि जो दिखाई पड़ते हैं उसको हम हार्डवेयर के रूप में जानते हैं मित्रों। और इसी तरह से आप समझ लें सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर एक कार्यक्रमों का सेट और निर्देश है जो कंप्यूटर द्वारा कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए MS ऑफिस, MS पेंट, पावर पॉइंट आदि को सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जानते हैं मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, हिंदी में इंटरनेट को क्या संज्ञा प्रदान की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में इंटरनेट को क्या संज्ञा प्रदान की गई है। तो इंटरनेट में हिंदी इंटरनेट क्या है इसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करें मित्रों, और इंटरनेट के विषय में जानना आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में और लॉन्ग आंसर टाइप के रूप में दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे इंटरनेट से संबंधित जो है कि को क्या संज्ञा प्रदान की गई है हिंदी में इंटरनेट को। तो इंटरनेट वर्तमान युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में हम इंटरनेट को जानते हैं। इंटरनेट जो होता है आपका, ये वर्तमान युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा गया है। आज सूचना हमारे दैनिक जीवन की एक आधारभूत आवश्यकता बन चुकी है। आज से लगभग 2 दशक पहले तक अनेक प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करना आसान नहीं था। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंटरनेट का आविष्कार मानव के लिए एक अनुपम उपहार है। इंटरनेट के कारण आज हर प्रकार की सूचना का संचार संभव हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है इंटरनेट के बारे में मित्रों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 12 में राजनीतिक ब्लॉक कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको क्वेश्चन लिखना है। ये राजनीतिक ब्लॉक किस रूप में होता है, किस तरह से इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ें तो ये हैं कि ब्लॉक के विषय में समझेंगे, और ब्लॉक के विषय के पश्चात तो देखेंगे मित्रों राजनीतिक ब्लॉक कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लॉक के विषय में समझें। तो ब्लॉक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में कंप्यूटर के बढ़ते प्रयोग और नई तकनीकी ने हाल के दौर में हमारे सामाजिक व्यवहार को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है वेबलॉग यानी ब्लॉग। इंटरनेट आधारित यह नई विधा बड़ी जल्दी बेशुमार लोगों तक पहुंच गई है, और आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला लगभग हर शख्स ब्लॉग से भली भांति परिचित है। ब्लॉग का अर्थ क्या होता है मित्रों, सीधे सरल शब्दों में कहें तो ब्लॉग व्यापक रूप से प्रभाव डालने वाली एक ऐसी डायरी है जिसके पन्ने पूरी दुनिया में हर किसी के लिए खुले हैं। दरअसल ब्लॉग वेबलॉग का संक्षिप्त रूप है जो 1997 के दौरान अमेरिका में प्रचलन में आया। इस विधा का उपयोग करते हुए लोगों ने शुरू में अपने जर्नल्स प्रकाशित किए, और फिर उन्हें पढ़ने वालों ने इन पर अपनी टिप्पणियाँ लिखी। इस तरह ब्लॉग लेखन का सिलसिला शुरू हुआ। आज ब्लॉग लेखन अभिव्यक्ति की नई और लोकप्रिय विधा बन गई है। तो ब्लॉग लेखन में जैसे हम जो है अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं, जैसे हम फेसबुक का प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं, मैसेज डालते हैं, या यूट्यूब चैनल का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ब्लॉग के रूप में होती हैं। तो राजनीतिक ब्लॉग कैसे लिखे जाते हैं, जो राजनीतिक रूप से ब्लॉग लिखते हैं वो भी इसी के अंतर्गत फैक्स या सूचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाते हैं मित्रों। ये हमें पूरी तरह से जानना है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे कुछ प्रश्न इस तरह से किए जाएंगे जिसको आपको लगभग 500 शब्दों में उसका उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लिए पूरी तरह से पूछे जाने वाले इसमें क्वेश्चंस हैं। तो देखेंगे कार्यालयी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, यानी कार्यालयी हिंदी के स्वरूप के विषय में आपको बताना है। तो जिसे मैं संक्षिप्त में आपको बता चुका हूँ। कार्यालयी हिंदी के स्वरूप के विषय में आपको लिखना होगा। दूसरा जो आपका लिखना है, पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के विषय में आपको बताना है, शब्दावली को कितने वर्गों में
बांटा गया है। ये भी आपको बताना है कि शब्दावली को कितने वर्गों में हम बांटते हैं। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, परिपत्र किसे कहते हैं, परिपत्र के विषय में पूछा जाएगा। इस प्रकार इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, यानी इसके प्रयोग के विषय में आपको बताना है कि इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, परिपत्र जो होता है। इसके पश्चात पल्लवन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है मित्रों। तो हम पूरी तरह से हम ये समझें यहाँ पर कि जो परिपत्र होता है, परिपत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लें। परिपत्र एक प्रकार की सूचना है जो कोई विभाग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देता है। परिपत्र विभाग के निर्देश अथवा अनुदेश से संबंध होता है इसका। और दूसरा पॉइंट है, परिपत्र के साथ एक सादा पृष्ठ नत्थी रहता है जिस पर सभी संबद्ध कर्मचारियों से सूचना से अवगत होने के हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। इस परिपत्र पर आपको जानना है, इसे छपवा कर रिकॉर्ड में भी रख लिया जाता है। और तीसरा पॉइंट इसको जानना है इसके विषय में कि परिपत्र विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी के लिए वितरित करवाया जाता है। और इसके पश्चात चौथे पॉइंट में यह पत्र लगभग ज्ञापन जैसा होता है, जिसको ज्ञापन पत्र के रूप में जानते हैं मित्रों। कार्यालयों में परिपत्र में मुद्रित फार्म भी होते हैं। परिपत्र, पाँचवां पॉइंट आप लिखना है, पाँचवां, परिपत्र में संख्या रहती है और विभागीय होने के नाते संदर्भ, संबोधन और अधोलेख, भवदीय आदि नहीं होते हैं इसमें संबोधन के रूप में। छठे पॉइंट में आपको इसमें लिखना है, नीचे हस्ताक्षर और पदनाम होता है इसमें। और सातवें पॉइंट में यदि संलग्नक हुआ हो तो इसका भी उल्लेख होता है। तो इसी को हम प्रतिपत्र का प्रारूप कहते हैं, परिपत्र के रूप में जानते हैं मित्रों। अब आप समझते चलें पल्लवन के महत्व के बारे में। पल्लवन क्या होता है, तो पल्लवन के विषय में आपको जानना है। तो देखेंगे मित्रों, पल्लवन के महत्व के विषय में आपको जानना है तो पहले आप समझ लें कि पल्लवन का तात्पर्य क्या होता है। तो पल्लवन शब्द पल्लव से रचित है। पल्लव का अर्थ है पत्ता। अब आप समझ लें, पत्ता जिस रूप में दिखता है वस्तुतः वह उसका मूल रूप होता है। जैसे हम कोई पत्ता यदि देखते हैं, वृक्ष के किसी पत्ते को देखते हैं तो वृक्ष वहाँ से अलग है, फिर भी हम उसको समझ जाते हैं कि ये किस वृक्ष का पत्ता होता है। तो पल्लवन का अर्थ पत्ता ही समझते हैं। पत्ता जिस रूप में दिखता है वस्तुतः वो उसका मूल रूप नहीं होता। जिस रूप में दिखता है, यानी पत्ता तो दिखाई पड़ता है लेकिन मूल रूप उसका नहीं दिखाई पड़ता। न जड़ दिखाई पड़ती है, न तना दिखाई पड़ता है, न उसकी टहनी दिखाई पड़ती है, न फल दिखाई पड़ता है। केवल हमको क्या दिखाई पड़ता है, पत्ता दिखाई पड़ता है। तो मूल रूप तो नहीं होता है। उसका मूल रूप तो वह बीज है जो मिट्टी में दबा है, ये ध्यान रखना है। उसी बीज का विस्तृत रूप है पल्लव या पत्ता। बीज में अंकुर, अंकुर से तना, फिर तना से पल्लव। इस प्रकार बीज का विस्तारण पल्लवन है। वह प्रक्रिया भाषा के संदर्भ में पल्लवन की है। किसी सूत्र, विचार, भाव, वाक्य आदि के विस्तार में व्याख्या प्रस्तुत करना पल्लवन है। तो ये हमें इसको समझना है। इस तरह से इसके महत्व को भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट जो आपका है पाँचवां, प्रारूपण किसे कहते हैं। प्रारूपण, तो प्रारूपण के विषय में तो जानना है कि प्रारूपण क्या। हाँ, थोड़ा पल्लवन के विषय में इसके महत्व को भी थोड़ा समझ लें मित्रों। यहाँ पर बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। तो पल्लवन की जो महत्व है, इसकी जो विशेषता है वो ये है, ये गद्य कृति होता है, रचनात्मक विधा है, मूल्य विषयबद्धता, स्वाभाविकता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, स्वच्छंदता, गत्यात्मकता, चयन, शब्द चयन और भाषा, ये जो है इसके मुख्य जो है महत्व या विशेषताएं हो सकती हैं, जिसको कि हम पल्लवन के रूप में जानते हैं मित्रों। इसके पश्चात जो है अगला जो क्वेश्चन आपका है प्रारूपण। तो प्रारूपण से तात्पर्य, जैसे प्रारूप से प्रारूपण बन जाता है, तो हम प्रारूपण के विषय में जानेंगे मित्रों। प्रारूपण क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, तो प्रारूपण के विषय में जानेंगे। प्रारूप लिखने से पहले प्रारूप लिखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वो जिस पत्र का प्रारूप लिखने जा रहा है उस पत्र के विषय से संबंधित सभी समस्याओं, नियमों एवं परंपराओं की उसे भली प्रकार समझ हो। तो एक प्रारूप में निम्नलिखित भाग हो सकते हैं जिसको हम समझ सकते हैं इस तरह से। तो प्रारूपण माने आकार को, मतलब लेखन के आकार प्रकार को पूरी तरह से हम इसमें समझ करके तब उसको लिखते हैं मित्रों, इसी को प्रारूपण कहते हैं। प्रारूप शब्द से प्रारूपण बना हुआ है, तो इसको परिभाषा के रूप में हम इस तरह से समझ सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार प्रारूप वस्तुतः प्राक रूप होता है, अर्थात पत्र का अंतिम रूप, और इसे तैयार करने का कार्य प्रारूपण कहलाता है। डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन खान के शब्दों में
इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं मित्रों। मसौदा पर प्रकाश डालते लिखते हैं, उन्होंने बताते हैं। डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन खान बताते हैं इसके विषय में, प्रारूपण के विषय में। दफ्तरों में अवधि और टिप्पणी कार्य समाप्त होने के पश्चात जो पत्रोत्तर का प्रालेख तैयार किया जाता है उसे मसौदा लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कड़े कहें तो मसौदा लेखन टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान है। तो इस तरह से हम जो है प्रारूपण के बारे में जान सकते हैं। अगला पॉइंट आपका है छठा, हिंदी संगणक संबंधी औजार क्या है, वर्णन कीजिए। संगणक संबंधी औजार के विषय में तो इसको हम समझेंगे। हिंदी संगणक संबंधी जो औजार है उसका वर्णन करना है आपको। तो हिंदी संगणक संबंधी जो औजार हैं, हिंदी संगणन औजारों की बात होने पर सबसे पहले टंकड़ औजार की बात की जाती है। टंकड़ लगभग सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में मानक इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड अनिर्मित होता है। हिंदी टंकड़ के लिए सामान्य मोबाइल फ़ोन पर इनपुट व्यवस्था तथा टच स्क्रीन फ़ोनों पर इनस्क्रिप्ट अनस्क्रीन कीबोर्ड होता है। इन हिंदी एवं दूसरी भाषाओं के मध्य दूरी पाटने के लिए मशीनी लिप्यंतरण तथा मशीनी अनुवाद सेवाएं उपलब्ध हैं। मशीनी लिप्यंतरण सेवाओं द्वारा देवनागरी एवं अन्य भारतीय लिपियों के मध्य परिवर्तन संभव हैं। इनके प्रयोग से आप किसी पंजाबी में लिखे वेब पेज को पलक झपकते ही देवनागरी में पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें सुविधाएं उपलब्ध हैं मित्रों। दूसरी ओर मशीनी अनुवाद सेवाएं इतनी बेहतर तो नहीं, पर किसी दूसरी भाषा में लिखी सामग्री का हिंदी में अर्थ समझने में कुछ सहायता कर देती हैं। मशीनी अनुवाद के लिए गूगल ट्रांसलेट, मंत्र राजभाषा तथा विंग ट्रांसलेटर आदि कुछ सेवाएं हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं संगणक को। सातवें पॉइंट में आपको जानना है, भारत में कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस संस्था के द्वारा जो है कंप्यूटर का निर्माण किया गया था भारत में। तो यहाँ पर देखेंगे मित्रों, भारत में कंप्यूटर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया। तो इसके लिए आपको इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा जो है 1952 में जो है इसका निर्माण किया गया था। यानी कंप्यूटर का निर्माण जो है इसी संस्था के द्वारा किया गया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम ISI के नाम से जान सकते हैं मित्रों, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को। तो इसी संस्था ने कंप्यूटर का निर्माण किया था भारत में। अगला जो क्वेश्चन आपका है देखेंगे मित्रों, ये अंतिम क्वेश्चन जो आपका है, ये अंतिम क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके लिए सभी इम्पॉर्टेंट हैं, पूरी तरह से इसको आपको जानना है, इसके विषय में पढ़ना है, जिससे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाएंगे। ये आपके लिए डबल प्रॉफिट करेगा। एक तरह से आप लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को लिख पाने में सक्षम हो पाएंगे, दूसरी तरह से आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी हल कर पाएंगे। जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप पूरी तरह से उसको कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ई शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ई शिक्षण के मूल स्रोतों और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी मूल स्रोत बताना है इसके, और मूल तत्वों और विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो ई शिक्षण से क्या अभिप्राय है इसके। तो देखेंगे मित्रों, ई लर्निंग, ई शिक्षण को इंग्लिश में कह सकते हैं ई लर्निंग। तो ई शिक्षण या ई लर्निंग का अभिप्राय है, ई लर्निंग से अभिप्राय है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग में अध्यापक और विद्यार्थी में अंतःक्रिया करने के लिए ऑनलाइन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमको जानना है कि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में अंतःक्रिया करने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन तकनीकी का प्रयोग करते हैं मित्रों। इसमें आमने सामने व्यक्तियों की अंतःक्रिया नहीं होती, यानी कि जो टीचर होता है, जो छात्र होता है, वो आमने सामने नहीं होते हैं। तो उसी को हम ई शिक्षण के रूप में जानते हैं। ई शिक्षण का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार से हम मूल तत्व की विशेषता और इसके समाधान को पूरी तरह समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग जिस तरह से करते हैं। तो इस शिक्षण की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यही हैं। पहला पॉइंट ये है कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। जो अधिगम प्रक्रिया है
शिक्षक को शिक्षार्थी को अपने ज्ञान देने का जो अधिगम है, जो शिक्षार्थी शिक्षक से कुछ प्राप्त करता है, वो तकनीकी के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। और दूसरा है लचीली और ज्ञानपूर्ण शिक्षण विधियाँ इसमें होती हैं। मूल्यांकन में शीघ्रता होती है। और चौथा पॉइंट है ज्ञान प्रबंधन की व्यवस्था इसमें रहती है। और पाँचवें में सुविधा अनुसार अधिगम होता है। सुविधा अनुसार आज हमको पढ़ने की सुविधा है, पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसको हम कुछ देर बाद, कुछ समय के पश्चात पढ़ सकते हैं। तो सुविधा अनुसार अधिगम की व्यवस्था इसमें है। किसी तकनीकी की उप प्रणाली नहीं है, ये अधिगम विस्तृत संप्रत्यय के रूप में है। तो इस शिक्षण के मूल जो तत्व हैं इसको भी आप समझ लें। इसके जो मूल तत्व हैं, शिक्षा शास्त्र और ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष जो तत्व के रूप में बताए जा रहे हैं, व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्ष इसमें आते हैं। सामाजिक निर्माण उपागम के रूप में हम इसको समझते हैं मित्रों। अनुदेशात्मक रूपरेखा, मानवीकरण, पुनः उपयोगिता। तो इस शिक्षण की ये सारी जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको हमको पूरी तरह से समझना है। तो 8 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर टाइप के रूप में मैंने दिया हूँ मित्रों। और इसके पश्चात जो है 12 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप दिया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी ही तरीके से मैंने सिलेबस को देख करके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट करके आप तक प्रेषित करने का प्रयास किया हूँ, जिससे कि आप परीक्षा में पूरी तरह से सफलता को प्राप्त कर पाएँ। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि यदि आप चैनल पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य प्रेषित करें और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।